हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। मिशन आईएएस के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किए गए दो इम्पोर्टेंट कोर्सेज़ के रिलेटेड हम ये लेसन्स ले रहे हैं, जिसमें का बहुत इम्पोर्टेंट जो फाउंडेशन कोर्स हमने डिज़ाइन किया है रिलेटेड विद द यूपीएससी। सो ये 10 डेज़ का बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें हम सारी बेसिक जानकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी से रिलेटेड कौन सी बेसिक जानकारी जो है वो हर एस्पिरेंट को प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये बेसिक जानकारी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देते हैं, हमें बेसिक जानकारी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम रिलेटेड जो सिलेबस है वो हमें पता नहीं होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से करने होते हैं, ये सारे बेसिक जानकारी हमें पता ना होने के वजह से हम प्रिपरेशन में उतने तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाते जितना हमें बेसिक जानकारी के साथ अगर हम क्लियर करें तो हम बढ़ पाएँ। सो द मोटो ऑफ दिस 10 डेज बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज कि आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए और आप प्रिपरेशन के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। सो इन 10 डेज़ के फाउंडेशन कोर्स का आज लेक्चर 5 है, 5th लेक्चर आज हम ले रहे हैं, जिसमें हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शनल पेपर क्या होता है, ऑप्शनल पेपर आपको कैसे सिलेक्ट करना होता है, ऑप्शनल पेपर सिलेक्ट करने के क्या क्राइटेरियाज़ है, डिफरेंट यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर्स कैसे हैं और किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो अगर मैं पिछले 4 लेसन का अगर रिकैप लूँ तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से यूपीएससी का प्रीलिम और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए जो नोटिफिकेशन में हर साल दिया जाता है, उसके साथ साथ किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर है यूपीएससी की सिलेक्शन की, उसके साथ साथ जिन बच्चों ने एम किया है प्रॉपरली, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द सिविल सर्विसेज, स्पेशली द आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो सब स्टूडेंट्स की ख्वाहिश है, सो आईएएस के लिए या फिर या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एग्जैक्टली हम कब इसे प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे करना है हमें, इसके बारे में हमने फर्स्ट डे में देखा था। सेकंड डे में हमने सारा का सारा प्रीलिम्स के रिलेटेड लेक्चर लिया था, जिसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिलेबस, सारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द प्रीलिम्स देखी थी। थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि मेंस जो है, मेंस रिलेटेड 4 जीएस पेपर जो होते हैं हमारे सामान्य अध्ययन के जो पेपर है, उसके रिलेटेड डिटेल सिलेबस देखा था, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, उसके रिलेटेड कैसे हमारे चारों जीएस पेपर में क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होते हैं, किस एरियाज से बेसिकली क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में हमने थर्ड लेक्चर में देखा था। और फोर्थ लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट एरिया है आपके यूपीएससी मेंस का, वो है आपका एसे पेपर। सो एसे पेपर के रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने लेक्चर 4 में देखी थी कि एसे पेपर किस तरह से होता है, किस तरह से सेक्शन ए और सेक्शन बी में हमें दो एसे लिखने हैं, वर्ड लिमिट क्या है, किस तरह से आपको एसे के लिए प्रिपेयर करना है, साइड रीडिंग किस तरह की होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन के दौरान ही। सो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको रीडिंग की हॉबी होती है, जिनकी जो नॉन फिक्शन बुक पढ़ते हैं, लेकिन स्पेशली मैंने बताया कि जो नॉन फिक्शन मटेरियल है आपका, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एसे के लिए प्रिपेयर करने के लिए। उसके साथ साथ जो नॉन फिक्शन या फिर बुक्स नहीं भी पढ़ रहे, उनके लिए क्या हो सकता है ऑप्शन एसे में मार्क्स बूस्ट करने के लिए। सो हमारे जो गवर्नमेंट मैगजीन्स है और अदर इम्पॉर्टेंट मैगजीन्स है, जिनकी लिस्ट मैंने दी थी आपको, बताई थी कि स्पेशली योजना होगा या फिर कुरुक्षेत्र होगा, ईपीडब्ल्यू होगा, उसके साथ साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे होगा, इसमें से हमें बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक और डेटा मिल जाता है, जो हमारे अगर हम कुछ आइडियल पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, जो अगर हम कोट करें हमारे एसे में, सो हमारे एसे के मार्क्स वैसे ही बढ़ जाते हैं। सो इस तरह का एसे पेपर के रिलेटेड ऑल द थिंग्स हमने देखी थी। आज का जो लेक्चर 5 है, उसमें मैंने कहा कि आज हम ऑप्शनल के रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सो आई होप कि आज के लेक्चर के बाद आपका जो ऑप्शनल रिलेटेड जो क्राइटेरिया है, ऑप्शनल रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज़ आवर टीम ऑफ मिशन आईएएस, दिस इज़ अबाउट मी,
आज के जो डे 5 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो ये है कि एग्जैक्टली ऑप्शनल जो है हमारा यूपीएससी सीएससी का किस तरह का होता है, उसके बाद हमें ऑप्शनल हम कैसे चूज़ करें, हाउ टू चूज़ ऑप्शनल, यही बहुत बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी सीएससी। जो स्टार्ट करते हैं उनको पता चल जाता है कि बीच में हमें एक ऑप्शनल लेना है, लेकिन ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है इसमें ही बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी जाती है। बहुत लोग ऑन द टाइम ऑफ प्रिपरेशन नहीं चूज़ कर पाते एक सही ऑप्शनल को। सही ऑप्शनल चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल भी मैंने बताया था, आज भी आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शनल पेपर जो है हमारी रैंक डिटरमाइन करता है। ऑप्शनल में जितने भी मार्क्स आएंगे हमारे, वो हमारी रैंक डिटरमाइन करता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है हमारी पोस्ट क्या मिलेगी, वो डिटरमाइन करता है। ऑप्शनल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सही ऑप्शनल चूज़ करना ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके ओवरऑल सीएससी प्रिपरेशन में। हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल पेपर। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शनल पेपर्स है। करीबन नियर अबाउट यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ही नियर अबाउट 25 ऑप्शनल्स है। उसके साथ साथ 23 लिटरेचर के भी ऑप्शनल्स है। नियर अबाउट अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 48 ऑप्शनल है टोटली, जिसमें से आपको एक ही चूज़ करना है। इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिससे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम एक राइट ऑप्शनल हमारे लिए चूज़ करें। वो भी देखेंगे कि किस तरह के ऑप्शनल पेपर्स है यूपीएससी सीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके साथ साथ लास्टली हम देखेंगे कि चूज़ करने के बाद अब हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का प्रिपरेशन हमारा होना चाहिए ऑप्शनल के लिए। ये 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर का पैटर्न क्या है, ऑप्शनल पेपर कितने मार्क्स के लिए आता है, एग्जैक्टली वो देखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शनल पेपर जो है हमारा ये है टोटल जीएस आपके एसे और ऑप्शनल पेपर के टोटल मार्क्स जो नियर अबाउट 1750 है। 1750 के लिए टोटल हमारी काउंटिंग है। मेंस के मार्क्स के टोटल 7 पेपर हैं, और जो लैंग्वेज के पेपर है ऑलरेडी मैंने कहा है कि लैंग्वेज के पेपर जो है आपके जो है वो कंपलसरी है, लेकिन उसके मार्क्स जो आपके मेंस के मार्क्स में नहीं आते। ऑप्शनल पेपर की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल पेपर का टोटल मार्क काउंट अगर हम करें आउट ऑफ 1750 तो 500 मार्क्स के लिए आपके ऑप्शनल पेपर है, यानी 2 ऑप्शनल पेपर, एक 250 का। मेजर कंट्रीब्यूशन है आपके ऑप्शनल पेपर का इन द फाइनल मार्क्स। इसलिए ऑप्शनल पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल मार्किंग में इस तरह का है। ऑप्शनल पेपर के लिए भी जो पेपर आते हैं 250 मार्क्स का एक पेपर, उसके लिए टाइम लिमिट भी सेम ही होती है 3 आवर्स की, जिसमें हमें 250 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर लिखना होता है। ये हो गया नियर अबाउट कितने मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स के लिए हमारा ऑप्शनल पेपर है, टाइम लिमिट क्या है। उसके बाद देखते हैं कि अभी हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल पेपर, किस तरह से हमें ऑप्शनल पेपर चूज़ करना है। उसके कुछ क्राइटेरियाज़ है जो आप अगर ऑप्शनल पेपर चूज़ करते समय अगर किसी टॉपर के साथ भी डिस्कस करें, या फिर रिसेंटली हमारा एक जूम मीटिंग हुई थी जिसमें विशाल नरवाड़े सर जो है हमारे, उन्होंने भी बताया था जूम मीटिंग के द्वारा कि किस तरह से आपको ऑप्शनल चूज़ करना है, क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं बेसिकली ऑप्शनल पेपर चूज़ करने के। एक राइट ऑप्शनल चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए क्राइटेरिया कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जो ऑप्शनल चूज़ करने से पहले हमें थोड़े से एनालाइज करने हैं, और उस पैरामीटर्स में जो ऑप्शनल बैठता है वो हमें चूज़ करना है एज आवर ऑप्शनल। किसी ने अगर हमारे कलीग ने हमारे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट ने एक आधा ऑप्शनल ले लिया और हमें भी लगा वो ऑप्शनल लेना है, ऐसा हमें चूज़ नहीं करना है। हो सकता है वो उसके लिए इंटरेस्टेड ऑप्शनल हो, जिसमें उसकी पकड़ हो, जिसमें उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, जो उसके एकेडमिक बैकग्राउंड से आता हो। ये उसके लिए बेहतर था, इसलिए उसने चूज़ किया। आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या पैरामीटर्स में बैठने वाला जो ऑप्शनल है वो बेटर है, ये आपको चूज़ करना है।
कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है व्हाइल चूजिंग द ऑप्शनल पेपर, जिसमें पहला पैरामीटर है वो ये है कि आपके वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट का होना चाहिए, यानी आपको इंटरेस्ट होना चाहिए बेसिकली उस ऑप्शनल में। वैसे देखा जाए तो जितने भी अदर जीएस पेपर्स हैं, जीएस पेपर में जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर करने ही है। हाँ, हो सकता है जीएस पेपर के कुछ एरियाज है जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, ये कुछ एरियाज है जिसमें से हार्डली ईयर में एक आध दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो अगर आप वो स्किप भी करते हो फॉर योर यूपीएससी मेंस तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ओवरऑल मार्क्स पे। लेकिन ऑप्शनल पेपर जो है चूज़ करते वक्त एग्जैक्टली आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका किस सब्जेक्ट में है वो चूज़ करना है। सेकंड क्राइटेरिया है कि अगर वो सब्जेक्ट आपके एकेडमिक बैकग्राउंड का हो, मानो आप आर्ट के हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो, और उसमें से जो ऑप्शनल दिए गए हैं यूपीएससी के अंतर्गत अगर वो एकेडमिक बैकग्राउंड का कुछ ऑप्शनल हो तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने एमएससी किया है या फिर बीएससी में जिनका एक आधा सब्जेक्ट अच्छा था, स्पेशली आर्ट बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीए में किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया हो, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, ऐसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी है जो एकेडमिक बैकग्राउंड से बेसिकली आते हैं, तो वो भी एस्पिरेंट जो है वो चूज़ करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, एंड द सेकंड इज़ एकेडमिक बैकग्राउंड का भी ऑप्शनल आप चूज़ कर सकते हो। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट और बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑप्शनल आप चूज़ करने वाले हो उसका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। बहुत सारे ऑप्शनल्स है जो स्टूडेंट चूज़ कर लेते हैं, प्रीलिम के दौरान फॉर्म में ऑप्शनल को डाल भी देते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल जो है वो उसका अवेलेबल नहीं है और ऑन द टाइम वो प्रॉपर उसको प्रिपेयर नहीं कर पाते। सो व्हाइल चूजिंग ऑप्शनल आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं ये चूज़ करना है। सेकंड थिंग इज, अगर आप उस ऑप्शनल के लिए आगे चलकर कोचिंग के लिए जाने वाले हो यानी कोचिंग लेने वाले हो, सो प्रॉपर कोचिंग उसकी अवेलेबल है या नहीं ये भी देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट अदर स्टेट से दिल्ली में माइग्रेट होते हैं, वो चूज़ कर लेते हैं एक आधा ऑप्शनल, लेकिन वहाँ जाकर पता चल जाता है कि यहाँ की प्रॉपर इस सब्जेक्ट की प्रॉपर कोचिंग अवेलेबल नहीं है। सो एम्पल अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, और दूसरा है कि कोचिंग प्रॉपरली अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि 500 मार्क्स है इसमें। सो बच्चे रिस्क ना लेते हुए कुछ स्टूडेंट्स इसके लिए सीधा सीधा कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे उनका जो ऑप्शनल है वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए। सो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने कोचिंग लगाना ही ज़रूरी है। कुछ ऑप्शनल ऐसे है जो आपके जीएस या फिर बैकग्राउंड रिलेटेड है, वो आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हो। सो कोचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, वो ऑप्शनल है कि कोचिंग आपको लेनी है या नहीं लेनी है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ सेल्फ स्टडी करके टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो। सो स्टडी मटेरियल तो इम्पॉर्टेंट है ही, कोचिंग एक ऑप्शनल एरिया है जो आपको चूज़ करना है कि कोचिंग मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एकेडमिक बैकग्राउंड, स्टडी मटेरियल शुड बी देयर, और प्रॉपर कोचिंग, या फिर मैं उसको डिनोट करूँगा कि टेस्ट सीरीज प्रॉपरली होनी चाहिए उसकी उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। नेक्स्ट कुछ पैरामीटर्स है कि जो ऑप्शनल आप चूज़ करने वाले हो उस ऑप्शनल पेपर का आपके जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में कितना कंट्रीब्यूशन है या फिर कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे आगे चलकर हम देखने वाले कुछ ऑप्शनल पेपर, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर एक ऑप्शनल है जो आपके जीएस पेपर 2 में मैक्सिमम कवर अप हो जाता है। उसके साथ साथ हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो सीधा सीधा आपके जीएस पेपर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फिर ऑप्शनल के लिए। मोस्ट ऑफ द आपका जो सिलेबस है वो आपका जीएस पेपर के लिए हुआ होता है, तो ऑप्शनल के लिए अलग से थोड़ा बहुत जो सिलेबस दिया हुआ है ज़्यादातर
वो सिलेबस सिर्फ हमें कवर अप करना होता है। और स्पेशली आंसर राइटिंग, जो मैंने कहा कि जीएस पेपर के लिए अलग से आंसर राइटिंग डेवलप करनी पड़ती है हमें। ऐसे के लिए जीएस के तरह आंसर हम नहीं लिख सकते, तो ऐसे प्रॉपरली डिफरेंट आंसर उसके ऐसे लिखने पड़ते हैं। उसके साथ साथ ऑप्शनल के भी अलग से, मानो आपका ऑप्शनल जो है वो इस जनरल स्टडीज़ के पेपर के रिलेट हो, लेकिन आप ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखते वक्त आंसर पेपर में आप जीएस के जैसे ही आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ऑप्शनल के हिसाब से ही उसको आंसर लिखने हैं। सो एक देखा जाए तो ऑप्शनल जो आप चूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, यानी सिलेबस जो थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाता है रिलेटेड अदर दैन द जीएस पेपर। सो जो ऑप्शनल पेपर है वो आप चूज़ करते समय ये भी एक पैरामीटर है कि अगर आप जीएस रिलेटेड आपका ऑप्शनल चूज़ कर पाते हो तो आपका बहुत टाइम बच सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट 1 ईयर 1.5 ईयर 2 ईयर का प्लान करते हैं, तो वो बेसिकली इन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं जो आपके जनरल स्टडीज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। सो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आगे चलकर मैं बताने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके डायरेक्टली जनरल स्टडीज़ के पेपर्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस कैसा है उस ऑप्शनल पेपर का पास्ट 3 ईयर्स में, ठीक है, क्योंकि मेन हमारा पर्पज़ ये है कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करनी है। दैट्स द मेन एम ऑफ एनी एस्पिरेंट। सो एग्ज़ाम अगर हमें क्रैक करनी है तो हमें, जैसे मैंने कहा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हमारे प्रीलिम्स और मेंस के, उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस एरियाज से पूछे जा रहे हैं, किस एरियाज में पिछले 4-5 साल में एक ही भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उसमें हम उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, उसमें हम टाइम ना वेस्ट करते हुए मेजर एरियाज कवर कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ ऑप्शनल के लिए भी एक ये बड़ा क्राइटेरिया है कि ऑप्शनल जो आप चूज़ कर रहे हो उसमें जो ऑप्शनल आप ले रहे हो उसका पिछले 3-4 साल में किस तरह का परफॉर्मेंस है, यानी उसमें स्कोर किस तरह का आ रहा है। फॉर एग्जांपल 500 आउट ऑफ अगर आपका ऑप्शनल जो आप चूज़ करने वाले हो वो 300 प्लस आपको अगर दे रहा है मार्क्स, यानी उसमें पास्ट 3 ईयर्स के परफॉर्मेंस में उसके जो मार्क्स है वो 300 प्लस अगर जा रहे हैं, तो वो समझ लेना कि आपके लिए एक बेटर ऑप्शनल हो सकता है। अगर 300 के कम आ रहा है और वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते जा रहा है, कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है, तो फिर आपके लिए वो ऑप्शनल चूज़ करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। इसमें स्पेसिफिकली आते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स कुछ, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स होंगे। ये ऐसे सब्जेक्ट्स, आगे भी हम कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स देखने वाले हैं जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कभी कभी आपको आउट ऑफ 500 350 या फिर 380 के आसपास भी दे देंगे, और एक आध साल आपको 150 भी लाना उसमें मुश्किल हो जाएगा। सो इसी तरह से ऑप्शनल चूज़ करते समय हमें थोड़ी सी ध्यान देना है कि उसका पास्ट 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस, उसने वो ऑप्शनल लेके जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया है या फिर सिलेक्शन हुआ है या फिर वो ऑप्शनल देके किसी ने 1-2 मेंस दिए, उसके साथ उनके साथ आप आप डिस्कस कर सकते हो सीनियर्स के साथ कि किस तरह का ये ऑप्शनल है, किस तरह का इसको प्रिपरेशन चाहिए, किस तरह का इसका परफॉर्मेंस है। सो आप उनका गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो एग्ज़ाम वो दे रहे हैं, जिन्होंने इसमें एग्ज़ाम दी है, उनसे अगर आपने कंसल्ट किया तो एक बेटर ऑप्शनल आपके लिए सामने आ सकता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि खुद के लिए एक पैरामीटर जो पास्ट 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस है वो आपको देखना है, और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि एग्ज़ाम हमें क्रैक करना इंपॉर्टेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम वो ऑप्शनल प्रिपरेशन में कितना लगने वाला है। अगर एक आधा मैंने ऑप्शनल ले लिया, फॉर एग्जांपल एक आधा बड़ा ऑप्शनल ले लिया जिसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमें पता चला कि वो सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 हो गए 4 महीने हो गए, प्रिपरेशन ही ख़त्म नहीं हो रहा है, सो वो ऑप्शनल हमारे लिए सही नहीं है अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है फॉर द प्रिपरेशन। सो कोई भी ऑप्शनल पेपर जो आपके 3.5 टू लेकर 4.5 मंथ्स तक के अगर ले रहा है, यानी 3.5 से लेकर 4.5 महीने तक के ड्यूरेशन में अगर कोई भी ऑप्शनल आपका अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है, तो वो ऑप्शनल आपके लिए बेटर है। इससे ज़्यादा अगर कोई ऑप्शनल पेपर आपका टाइम ले रहा है, सो आपका बाकी का जो सिलेबस है जीएस पेपर का या फिर एसए पेपर का, अदर एरियाज जो आपके प्रीलिम्स के, वो आपके कवर अप नहीं हो पाएंगे। सो ऐसा ऑप्शनल हमें चूज़ करना है जो लिमिटेड टाइम पीरियड में हमारा अच्छे से कवर अप हो, अच्छे से प्रिपेयर हो।
ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल चूज़ करते वक्त भी। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 पैरामीटर्स है। किसी भी एक्सपर्ट को, किसी भी टॉपर को आप पूछो, वो यही बताएंगे कि इसी 5 पैरामीटर्स पर हमें ध्यान देना है वाइल चूजिंग द ऑप्शनल पेपर। सो ये भी पॉइंट्स हमने रिसर्च करके कंसल्ट विद द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनके साथ ही कंसल्ट करके ये पैरामीटर्स आपके लिए बनाए, और ये पैरामीटर्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं वाइल चूजिंग द ऑप्शनल पेपर। नेक्स्ट इज, अब देखते हैं कि कुछ पॉपुलर ऑप्शनल पेपर्स कौन कौन से हैं, कौन से ऑप्शनल पेपर ज़्यादा स्टूडेंट चूज़ करते हैं हर साल, किस तरह का उनका परफॉर्मेंस उसमें होता है, एवरेज मार्क्स कितने आते हैं, बेसिकली ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सो सब्जेक्ट्स ऑफ द ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के कुछ सब्जेक्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स है जो पॉपुलरली बहुत सारे स्टूडेंट, ओवरऑल नियर अबाउट अगर 100% स्टूडेंट है तो उसमें से नियर अबाउट 70 to 80% स्टूडेंट यही ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं हर साल। नियर अबाउट 70% स्टूडेंट जो है वो यही ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट चूज़ करके ऑप्शनल का चयन कर रहे हैं। सो क्योंकि देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस, जैसे मैंने बताया कि जीएस पेपर 2 में आपके सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हिस्ट्री आपका पेपर 1 है, जीएस पेपर 1। ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 अगेन। इकोनॉमिक जीएस पेपर 3 में रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके साथ साथ साइकोलॉजी है, जिसमें से नियर अबाउट थोड़े बहुत एरियाज़ जो है आपके जीएस के रिलेटेड ही आते हैं। उसके साथ साथ सोशियोलॉजी है जो जीएस 1 में आपका कवर अप हो रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो जीएस पेपर 2 में पेपर 2 कवर अप हो रहा है। उसके साथ साथ फिलोसॉफी भी एक अच्छा ऑप्शनल है जिसमें सिलेबस कम है, बहुत सारे स्टूडेंट उसको 3 and 3.5 मंथ्स में इजीली कवर अप कर पाते हैं। सो ऑप्शनल का सिलेबस थोड़ा सा कम है, इसलिए कैंडिडेट जो है, एस्पिरेंट जो है, वो प्रेफर करते हैं इन ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को चूज़ करना। सो कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ओवरऑल सारे जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट है उनका जीएस पेपर में आपका डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो नियर अबाउट इसलिए 70% स्टूडेंट इसी ऑप्शनल को लेकर सिलेक्ट हो रहे हैं हर साल, ठीक है। सो करीबन अगर 15,000 स्टूडेंट अगर मेंस दे रहे हैं, सो उसमें से नियर अबाउट अगर हम देखा जाए तो नियर अबाउट 8,000 के आसपास स्टूडेंट जो है वो यही ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं। सो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल का, इसलिए बहुत सारे चेंजेस जो है क्वेश्चन पेपर्स में हर साल इसी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में होते हैं, ठीक है। अब एवरेज मार्क्स की अगर बात करें हम, सो एवरेज पेपर की बात करें तो ये जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है ये एवरेज आपको 300 के आसपास लेकर जाते हैं, ठीक है। सो 300 के आसपास तो आपको इजीली लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस एंड आयर हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो, ठीक है। सो अगर आपका ऑप्शनल अच्छी तरीके से प्रिपेयर हुआ हो तो आपको 300 के आसपास तो ये इजीली आपको आउट ऑफ 500 लेकर जा सकते हैं। ये ऐसे ये ऑप्शनल है, इसलिए क्योंकि हमें ओवरऑल जो मार्क्स है उसमें ज़्यादातर मैंने कहा कि ऑप्शनल पेपर का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अगर हम ऑप्शनल पेपर में लेते हैं सो उतना ही रैंकिंग हमारी बढ़ जाएंगी, यानी रैंकिंग हमारी विदिन 100 विदिन 200 आ जाएगी। सो ऑप्शनल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम ऑप्शनल में कवर अप करें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ओवरऑल टोटल मार्क्स में। नेक्स्ट इज, ये हो गए ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स। अदर दैन दिस ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स अदर भी सब्जेक्ट्स है जिस पर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड है। ये बेसिकली जिन्होंने एग्रीकल्चर में बीएससी की हो, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्री हो, या फिर एग्रीकल्चर जिनका बैकग्राउंड हो, वो बेसिकली इस सब्जेक्ट को लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस जिन्होंने बेसिकली इसमें डिग्री ली हो, वो स्टूडेंट बेसिकली ये चूज़ कर लेते हैं, यानी ये बेसिकली एकेडमिक बैकग्राउंड जिनका इस सब्जेक्ट में है वो ज़्यादातर लोग इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। उसके साथ साथ कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फिज़िक्स हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो और मैथमेटिक्स हो। सो ये भी स्टूडेंट बेसिकली जिन्होंने इसमें बैचलर किया हो, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस हो या फिर एमएससी वगैरह की हो, वो बेसिकली स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लेते हैं।
उसके साथ साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है इसमें। एक तो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और तीसरा है सिविल इंजीनियरिंग। सो बेसिकली जिन्होंने इस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की हो वही स्टूडेंट बेसिकली इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। उसके इस तरह से ये अदर सब्जेक्ट्स हैं। अदर देन दिस और ऑप्शनल पेपर है जिसके बारे में हम देखते हैं। जिनका बेसिकली लॉ बैकग्राउंड है वो लॉ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ जिन्होंने MBA वगैरह किया हो या फिर BBA किया हो मैनेजमेंट, सो वो मैनेजमेंट सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड हो वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चूज़ कर सकते हैं। जिनका BSc में या फिर साइंस में जूलॉजी सब्जेक्ट हो वो जूलॉजी भी चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, MBBS हो, वो बेसिकली मेडिकल साइंस चूज़ करते हैं। मेडिकल साइंस भी पिछले 3-4 साल बहुत ज़्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल था, लेकिन पिछले 1-2 साल में वो बहुत बुरी तरीके से गिरा है। और जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑप्शनल लेके क्लियर किया वो भी स्टूडेंट को ये बता रहे हैं कि आप एक आधा ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें एवरेज मार्क्स आपके 300 के आसपास आ जाएंगे। मेडिकल साइंस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पिछले 1-2 साल में। सो जिन्होंने ऑप्शनल लेके क्लियर किया है वो ये बता रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू है। सो मेडिकल साइंस का भी ऑप्शनल है। जिन्होंने अच्छा प्रिपेयर किया है वो ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स कवर अप कर पाएंगे, इसमें नो डाउट। उसके साथ साथ एक पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट उभर के सामने आ रहा है वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में पिछले 4-5 साल में करीबन एक ऑल इंडिया रैंक 1 है, ऑल इंडिया 5 पहले 5 रैंक में 2-3 स्टूडेंट ये एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट के, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के। सो एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत सारा उभर के सामने आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको चूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया आपको कि UPSC हर साल अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है। सो UPSC को अगर लगा कि एंथ्रोपोलॉजी लेकर या फिर एंथ्रोपोलॉजी लेने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी को चूज़ कर रहे हैं, सो UPSC क्या करेगा, ऑप्शनल को गिरा देगा यानी उसमें आपको 300 मार्क्स भी लाना मुश्किल कर देगा। सो ये UPSC पर डिपेंड है। UPSC भी जैसे आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो, वैसे ही UPSC भी एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करनी है इसकी स्ट्रैटेजी बनाती है कि कौन सा ऑप्शनल पेपर बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स दे रहा है, कौन सा लो दे रहा है। सो जो लो दे रहा है, जो बच्चे ज़्यादातर चूज़ नहीं कर रहे उसको 1 आधे साल बढ़ा देगा, उसमें ज़्यादा मार्क्स लेने की कैपेसिटी बढ़ा देगा। और जो जिसमें 3-4 साल से कंटिन्यूस 300+ मार्क्स आ रहे उनको गिरा देगा। ठीक है, उसमें से कुछ ऑप्शनल्स को गिरा देगा। सो इस तरह की स्ट्रैटेजी UPSC भी हर साल बनाता है, क्योंकि उनको जितने नियर अबाउट 8 लाख स्टूडेंट अगर दे रहे हैं उसमें से सिर्फ उनको 800 के आसपास ही चूज़ करने हैं। ठीक है, सो इतने सारे स्टूडेंट में से सिर्फ उनको इतने ही 800 ही स्टूडेंट चूज़ करने हैं, तो ऑब्वियसली उनकी भी स्ट्रैटेजी उस तरह की ही होगी। ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एक पॉपुलर सब्जेक्ट है जो आप चूज़ कर सकते हो। इसका लिमिटेड सिलेबस है, कोचिंग भी अच्छी तरह की अवेलेबल है। उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक, जिन्होंने इस बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड के वो स्टैटिस्टिक चूज़ कर सकते हैं। जियोलॉजी भी जिन्होंने इसमें बैचलर किया हो या फिर इस एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हो वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कुछ लिटरेचर के ऑप्शनल पेपर्स। जैसे ओवरऑल टोटल ऑप्शनल पेपर जो है, जैसे मैंने बताया कि जो ह्यूमैनिटीज़ और अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो टोटल नियर अबाउट 25 सब्जेक्ट्स है, जिसमें से आप एक चूज़ कर सकते हो, लेकिन वो पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कि उसका प्रॉपरली मटेरियल वगैरह अवेलेबल हो, स्टडी के लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल हो, प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल हो अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं। सो इस तरह के पैरामीटर्स आपको देख के ही उस ऑप्शनल को चूज़ करना है। अगर आपका मानो बैचलर किसी लिटरेचर में हुआ हो या फिर नहीं भी हुआ हो, ठीक है, हुआ हो या फिर नहीं भी हुआ हो, तो भी आप एक आधा लिटरेचर आप चूज़ कर सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट लिटरेचर देख के क्लियर कर रहे हैं हर साल। सो लिटरेचर में भी सिलेबस बहुत ज़्यादा कम होता है रिलेटिवली विद द अदर ऑप्शनल पेपर्स। सो बेसिकली स्टूडेंट लिटरेचर लेने की चूज़ करते हैं। सो
लिटरेचर में भी देखा जाए तो आसामीज़ है। ये तो बेसिकली जो लिटरेचर आपको दिख रहा है वो तो आप गेस कर पाओगे कि जिस स्टेट से बच्चे आ रहे हैं ये उसी स्टेट से जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है बेसिकली वो चूज़ करेंगे जिसमें वो प्रॉपरली स्टडी कर पाते हैं। तो ठीक है, सो बेसिकली आसाम से जो आएंगे वो प्रेफर करेंगे आसामीज़ लैंग्वेज को, अगर उसमें उनकी स्कूलिंग हुई हो या फिर ग्रेजुएशन तक के वो उसमें पढ़े हो, सो वो बेसिकली ले सकते हैं आसामीज़ लिटरेचर। उसके साथ साथ बंगाली है, बोडो है, ठीक है, ये भी आसाम में ही आती है। उसके बाद डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है। बेसिकली हिंदी लिटरेचर ज़्यादा स्टूडेंट लेते हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर नॉर्थ स्टेट्स जो है उसमें के जो स्टूडेंट्स है बेसिकली यूपी बिहार के जो स्टूडेंट्स है वो हिंदी प्रेफर करते हैं। उसके साथ साथ कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है। उसके बाद मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वो मराठी लिटरेचर भी ले सकते हैं। उसके बाद नेपाली है, ओरिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है और लास्टली इंग्लिश है। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश भी लिटरेचर लेते हैं जो बेसिकली एमए या फिर बीए करते हैं, बैचलर करते हैं इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। सो ये हो गए आपके लिटरेचर के सब्जेक्ट। इसमें से आप अगर इस बैकग्राउंड से आते भी हो या नहीं भी आते हो तो आप इस ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली वो हो गए 25 ऑप्शनल्स और ये हो गए टोटली 23 ऑप्शनल्स। ऐसे नियर अबाउट 48 ऑप्शनल्स है जिसमें से आपको एक चूज़ करना है उस पैरामीटर्स के हिसाब से। अब देखते हैं कि आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक ऑप्शनल चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर चूज़ कर लिया। ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। आप कोई भी जो ऑप्शनल चूज़ करोगे आपके लिए वो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए ये इस एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस मैंने ले लिया। पॉलिटिकल साइंस में पहला मैं क्राइटेरिया दिखाऊंगा कि इसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको आपके स्टेट में नहीं मिलेगा। सो आप बेसिकली दिल्ली से बहुत सारे स्टोर्स है, बुक स्टोर्स है, वहाँ से आप मंगा सकते हो अगर आप आपके स्टेट में प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप दिल्ली में कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो मटेरियल वहीं पे मिल जाएगा। सो बेसिकली स्टडी मटेरियल है या नहीं। सो पॉल साइंस का अगर मैं देखा तो बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। सो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों का भी, ठीक है, जो 2 पेपर है हमारे वो 250 मार्क्स के लिए जो आ रहे हैं। सो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। कोचिंग की अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, कोचिंग अगर मुझे लेनी है या फिर गाइडेंस लेना है, सो कोचिंग भी अच्छी अवेलेबल है। कोचिंग जिनको लेनी नहीं है, जिनको सेल्फ स्टडी करना है, उनके लिए भी जैसे मटेरियल मैंने कहा कि एम्पल अमाउंट ऑफ अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए टेस्ट सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिया, अभी आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग करते वक्त आपको आपके आंसर्स किस तरह से, किस लेवल से आप लिख रहे हो, आपके फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए या फिर 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए, कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ये आप एनालाइज कहाँ से कर सकते हो। एक तो टेस्ट सीरीज से, और दूसरा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज के पहले भी, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी पिछले 10-15 साल के जो क्वेश्चंस है वो आपको पहले एक तो देखने हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज। सो ये दोनों आपके पास होना जरूरी है व्हाइल डूइंग द आंसर राइटिंग इन ऑप्शनल पेपर। सो ऑप्शनल पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्टडी मटेरियल पहले मैं देख लिया, कोचिंग अगर करनी है तो वो मैंने देख ली, अगर नहीं करनी है तो सेल्फ स्टडी के लिए मेरे पास मटेरियल है या नहीं। उसके साथ साथ मुझे उसके साथ देखना है हर रोज उसका सिलेबस, यानी सिलेबस तो आपका ऑप्शनल का
पूरा लर्न होना चाहिए, सिलेबस किस तरह से एरियाज पूछे जा रहे हैं ऑप्शनल में के, उससे आपको पता चलेगा कि मटेरियल में से भी बेसिकली हमें क्या पढ़ना है सिलेबस रिलेटेड। सो सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देख लिया मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से एरियाज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये मैं पहले एनालाइज करूँगा सिलेबस रिलेटेड। मैंने उसके फॉर एग्जांपल मैं उसके एक बुकलेट भी बना सकता हूँ। एक बुकलेट बना ली मैंने जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सिलेबस रिलेटेड कितना वेटेज आ रहा है, कितना वेटेज आ रहा है उसमें, वो भी मैं देखूंगा। ठीक है, सो बुकलेट मैंने एक बना ली जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के रिलेटेड मैंने एक क्राइटेरिया, एक एनालिसिस बना लिया। अब मेरे पास जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, अब बहुत सारे जो फॉर एग्जांपल पॉल साइंस लेने वाले स्टूडेंट है जो क्लियर कर रहे हैं हर साल, या फिर अदर ऑप्शनल जो भी हो उसके साथ जो क्लियर कर रहे हैं, वो आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल बताएंगे। ठीक है, कोई भी टॉपर आपको एक ही स्टडी मटेरियल नहीं बताएगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल, एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है हर ऑप्शनल के रिलेटेड। सो आपको क्या करना है, जिसने एक आधे ने बता दिया कि मैंने ये ऑप्शनल लेके क्लियर किया, आपको वही नहीं चूज़ करना है। ठीक है, आपको उसने उस साल की, जिस साल उस तरह के क्वेश्चंस आए थे और उसने एनालाइज किया था कि इस मटेरियल से इतने क्वेश्चंस आए और वो क्लियर हो गया। सो आपको एनालाइज करना है, एक दो लोगों को कंसल्ट करना है अपने सीनियर से, जो ऑप्शनल लेकर जिन्होंने एक आध इंटरव्यू दिया है, या फिर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के एक्सपर्ट्स को जाकर आप मिल सकते हो, उनके साथ कंसल्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सा स्टडी मटेरियल ऑब्वियसली चूज़ करना है, जो आपका एक तो कोचिंग में ही बताया जाएगा या फिर उनका भी मटेरियल होता है। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी वालों को मैं बात बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कम से कम 2-3 लोगों से, 2-3 टॉपर्स के साथ कंसल्ट करें, और कंसल्ट करने के बाद जो कॉमन लिस्ट मिल जाती है, यानी कुछ कॉमन वो बताएंगे कि ये तो जो बुक्स है या फिर ये जो मटेरियल, ये तो कंपलसरी, ये तो पढ़ना ही है उस ऑप्शनल के लिए। सो वो पहले एक साइड लिख लो। सो बुक्स में आपको जो कंपलसरी पढ़ने हैं वो पहले मैंने लिख लिए। सेकंड, जो इम्पोर्टेंट है आपके ऑप्शनल के सिलेबस रिलेटेड अदर जो है, जिसमें से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में दिया हुआ उतना ही करना है। सो वो सेकंड लिस्ट या फिर उसी लिस्ट में मैंने सेकंड लेवल पर वो ऐड कर दिए। ऐसा मैंने क्या किया कि जो कंपलसरी जो बुक्स है वो पहले मैंने पढ़ लिए, जो आपके बेसिक होंगे उस ऑप्शनल को समझने के लिए, और उस ऑप्शनल का जो बेसिक सिलेबस है या फिर पेपर 1 का, पेपर 2 का, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल पेपर्स में थिंकर्स होते हैं। सो आपको ऑप्शनल पूरा समझने के लिए पहले ये थिंकर्स या फिर थॉट्स जो है वो कवर अप करने होते हैं। सो यू कैन स्टार्ट विद द थॉट या फिर थिंकर्स कैटेगरी, थिंकर्स पार्ट से आपने स्टार्ट किया। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स रिलेट होते हैं उसके साथ वो आप एक एक करके उस बुक से उतना ही पढ़ना है आपको। सारे बुक्स जो है आपको A to Z नहीं पढ़ने हैं, जितना सिलेबस आपका उस बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है बस उतना ही उस बुक से पढ़ना है। सो ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी टोटली कि आपको ऑप्शनल आपने देख लिया, उसका स्टडी मटेरियल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो तो आप स्टडी मटेरियल, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है या नहीं प्रॉपरली, जिससे आपकी प्रॉपर आंसर राइटिंग हो जाएंगी। उसके साथ साथ आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए। ये सारा कलेक्शन आपके पास होना ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑप्शनल का प्रिपरेशन करते वक्त। अब देखते हैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी में आप किस तरह से ऑप्शनल पेपर को देखते हो, किस तरह से आप ऑप्शनल पेपर को चूज़ करने के बाद प्रिपेयर तो हम अच्छे से कर रहे हैं उसको। अभी मैंने टेस्ट सीरीज़, आपका टेस्ट सीरीज़ जो मैंने बताई कि टेस्ट सीरीज़ आपको कब ज्वाइन करनी है, जब आपका नियर अबाउट 70% ऑप्शनल आपका रीड हुआ हो। क्या आप अभी आपको लगता है कि मैंने 70% ऑप्शनल प्रिपेयर करते वक्त कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे अच्छा मैं डिज़ाइन कर पा रहा हूँ आंसर को, अच्छे से मैं लिख पा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मैं उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर सकता हूँ। टेस्ट सीरीज़ में बेसिकली मुझे चेक कर आंसर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप किसी सीनियर से चेक करवा सकते हो जो आपको प्रॉपरली बताएगा कि आंसर कहाँ पे
क्या होना चाहिए था, इंट्रो में क्या होना चाहिए था, बॉडी में क्या पॉइंट्स आप लिख सकते थे, कंक्लूजन किस तरह का होना चाहिए। जैसे क्योंकि मैंने बताया कि आपके जीएस आंसर्स की तरह आपके ऑप्शनल पेपर के आंसर्स नहीं होंगे, वो अलग होंगे, वो अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जामिनर, एग्जामिनेशन लेने वाले आपसे एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि आप जीएस पेपर के आंसर जीएस पेपर की तरह ही लिखो, ऑप्शनल के आंसर जो है ऑप्शनल की तरह ही लिखो, और ऐसे जो है वो जीएस या फिर ऑप्शनल की तरह मत लिखो, उसको ऐसे की तरह ही लिखो। सो डिफरेंट एरियाज़ जो है वो डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है आपसे भी, एक कैंडिडेट से भी। सो इस तरह की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने एक बताया कि आपका टाइम पीरियड, सो आप बेसिकली ऐसा ऑप्शनल चूज़ करो जो आपका 3 to 5 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाए। सो ऐसा मैंने एक चूज़ कर लिया। पॉल साइंस एक आयर, एक भी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है जिसका अगर पहले से उसमें बैकग्राउंड हो, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, लिटरेचर का भी सिलेबस बहुत कम है, कोई भी लिटरेचर आप ले लो जिसका नियर अबाउट 3 to 4 मंथ्स में आपका सिलेबस इजीली कवर अप हो जाएगा। सो मोस्टली ऐसे ही मोस्टली नियर अबाउट 90% ऑप्शनल जो है वो ऐसे ही ऑप्शनल है जिनका सिलेबस आप इजीली 3 to 5 मंथ्स में प्रॉपरली कवर अप कर सकते हो, अगर आपने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप अगर उसकी प्रिपरेशन की। कि पहले मैंने क्या किया कि सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, उसके बाद इसेंशियल मटेरियल जो है थॉट्स वगैरह होंगे वो पहले पढ़ लिया, उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 के रिलेटेड जो बाकी के इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने पढ़ ली। इसमें क्या होगा, आपका नियर अबाउट इम्पोर्टेंट 60% सिलेबस जो कवर अप हो जाएगा। उसके बाद उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 70% सिलेबस आपका पेपर 1, एटलीस्ट पेपर 1 और पेपर 2 का नियर अबाउट हाफ पोर्शन होने के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के से आपकी जो आंसर राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएंगी, आपके मार्क्स जो है किस तरह से बढ़ने चाहिए, किस एरियाज़ में आपको मार्क्स जो है वो कम आ रहा है, ये आपको एनालाइज करते आएगा। उससे आप वो जो एरियाज़ है जिसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं उस एरियाज़ को आप अच्छे से कवर अप कर सको। सो टेस्ट सीरीज़ का यही महत्व है कि आप आपके जो मार्क्स है वो आप अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ। सो ये हो गई आपकी प्रॉपरली स्ट्रैटेजी फॉर द ऑप्शनल पेपर। सो प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी के बारे में हमने डिटेल में देखा है कि किस तरह से आपको ऑप्शनल चूज़ करना है, और इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, उसके रिलेटेड ऑप्शनल चूजिंग में आपने एक आधा ऑप्शनल चूज़ किया, आपके रिलेटेड इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो या फिर कुछ डाउट्स हो, जिन्होंने ऑप्शनल ऑलरेडी लिया हो, जो ऑप्शनल के आंसर राइटिंग कर रहे हो, आंसर्स इंप्रूव नहीं हो रहे, इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, इसके रिलेटेड हमारा इसी सेशंस के साथ एक इम्पॉर्टेंट सेशन हम लॉन्च ऑलरेडी हमने किया है, जो वीकली या फिर विद इन 15 डेज़ हम थ्रू जूम मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, एनसीईआरटीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ डाउट्स है उनके, कुछ क्वेरीज है रिलेटेड विद द प्रिपरेशन, वो हमें थ्रू ईमेल पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारी जूम मीटिंग होंगी उसमें आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन में आपके आंसर्स जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं भी हूँगा और हमारे साथ जो मिशन आईएएस के स्टूडेंट है, जो भी आईएएस है, महाराष्ट्र कैडर में ही है, जो हमें मदद करेंगे आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट क्लियर करने में। सो ये वीकली सेशन भी हम इसी सेशन के साथ जो है वो करने जा रहे हैं। सो ये एक वीकली सेशन है, जो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है, आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप पूछ सकते हो कि कब ये सेशन होगा, इसके रिलेटेड मैसेजेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। सो ये हो गया एक यूनिक इनिशिएटिव हमारा जो रिलेटेड विद द डाउट क्लियरिंग सेशन है। उसके साथ साथ इस 10 डेज़ के बेसिक फाउंडेशन के साथ साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट कोर्स लॉन्च किया है कि ये बेसिक करने के बाद जितने भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया फॉर द यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ लोग जो स्टेट पीसीएस के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको बेसिक एनसीईआरटी पढ़ने ही पढ़ने हैं। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेफरेंस बुक्स के पहले। सो सभी को ये पढ़ने ही पढ़ने, दिस आर कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बेसिकली। सो ये 6 to 12 की जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ साइंस और एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटीज हम 6 to 12 के कवर अप करेंगे। उसके साथ साथ नोट्स भी उसमें ऑलरेडी दी जाएंगे आपको,
ऑलरेडी जो पीपीटीज स्लाइड्स बनाई है उसमें ऑलरेडी नोट्स है, आपको प्रॉपरली नोट डाउन करने हैं वाइल द लेक्चर, वाइल यू आर अटेंडिंग द लेक्चर। सो जितना भी यूपीएससी प्रीलिम्स का और एमपीएससी स्टेट पीसीएस का सिलेबस है वो उसमें ऑलरेडी कवर अप आपका हो जाएगा। हम देखते हैं कि हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे ऑप्शनल्स जो है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे 6 to 12 के एनसीईआरटी से। सो मेन पर्पज़ हमारा ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनका बेसिक जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर करना, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर ना हो तो आपको रेफरेंस बुक जो है वो समझ में नहीं आएंगे। सो बेसिकली कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर करना ये मेन पर्पज़ है हमारा इस कोर्स का। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह से ऑप्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द एनसीईआरटीज वो देखेंगे। उसके साथ साथ डेली एमसीक्यूज जो है वो भी देखेंगे कि डेली एमसीक्यूज जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। लेक्चर के साथ साथ ही आपको कुछ असाइनमेंट्स दी जाएंगी। सो डेली एमसीक्यूज आपके प्रीलिम की तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी, असाइनमेंट थ्रू आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी लिखने हैं इन द क्लास। सो आप क्लास के बाद आप डिस्क्रिप्टिव आपके मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। जो जितने भी स्टूडेंट 11 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स है, 11वीं से जिन्होंने एम किया है कि मुझे आगे चलकर ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी देनी है, या फिर स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट जिन्होंने एम किया है कि मुझे स्टेट पीसीएस देनी है, वो सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं अपील करूंगा कि जितने जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को, बेसिक फाउंडेशन कोर्स तो आपको फ्री ही है, उसके साथ साथ एनसीईआरटी कोर्स जो है वो जितने जल्दी से जल्दी आप उसको अटेंड करो उतने जल्दी आपके एनसीईआरटीज़ का जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। सो ओवरऑल ये एक एनसीईआरटी कोर्स है जो ऑलरेडी 10 जून से लॉन्च हो चुका है। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज होंगी तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल्स कर सकते हो, ठीक है। सो आप इसकी जानकारी ले सकते हो। सो नेक्स्ट जो हमारा अभी बेसिक फाउंडेशन का जो लेक्चर होगा वो रिलेटेड होगा, अभी हमने प्रीलिम्स देख लिया, मेंस में का जीएस पेपर्स देख लिए, ऑप्शनल पेपर देख लिए, ऐसे पेपर देख लिया। अब है जो हमारे लैंग्वेज पेपर्स हैं उसके रिलेटेड हम देखेंगे कि एग्जैक्टली लैंग्वेज पेपर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से लैंग्वेज पेपर आप चूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज पेपर जिनके मार्क्स हमारे टोटल जो मार्क्स क्राइटेरिया है उसमें कवर अप तो नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि 25% मार्क्स जो है इन लैंग्वेज पेपर्स में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके बाकी के पेपर चेक करने हो तो। अदरवाइज़ आपके बाकी के पेपर चेक नहीं होंगे ये अगर क्राइटेरिया आप नहीं क्रॉस कर पाते हो। सो लैंग्वेज पेपर का भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लैंग्वेज पेपर किस तरह से होते हैं, उसका पेपर का क्राइटेरिया किस तरह से होता है, किस तरह से एरियाज उसमें पूछे जाते हैं, उसके रिलेटेड देखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी चीज़ें हमने आज देखी पिछले 5 लेक्चर्स में, सो बुक लिस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट क्या है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, बेसिक्स के साथ साथ रेफरेंस बुक्स क्या क्या पढ़ने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके रिलेटेड हम अगला लेक्चर लेने वाले हैं। सो अगले लेक्चर में लैंग्वेज पेपर्स और बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स और मेंस ये सारा कवर अप किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगले लेक्चर में बाकी की चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो ये हो गया आज का लेक्चर 5 जिसमें सारी चीज़ें हमने ऑप्शनल के रिलेटेड देखी, ऑप्शनल कैसा चूज़ करना है इसके रिलेटेड देखा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अप टू दैट ऑल द बेस्ट, थैंक यू।